जी, असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। शेक्सपियर का बड़ा मशहूर एक जुमला है कि ये दुनिया एक स्टेज है और इसमें बसने वाला हर एक शख्स कोई ना कोई किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अफराद, जो शख्सियात सियासी किरदार अदा कर रही हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। और अगर इन्हीं किरदारों की पार्टीज़ की बात की जाए तो अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में दिखाई दे रही है, जिस पे बज़ाहिर ना कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी है। सदारत भी ले ली, गवर्नर भी उनके पास आ गए, इसके अलावा वज़राए आला भी उनके पास आ गए, हुकूमत के साथ भी हैं, लेकिन बराह रास्त अवाम उनसे सवाल नहीं कर सकती कि आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, क्योंकि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के पास कोई भी वजारत नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका बहुत कड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इकॉनमी, मुल्की हालात, दहशत गर्दी, इंटरनेशनल मामला, दुनिया में जो मामला चेंज हो रहे हैं, रूस की जंग इस टाइम जो चल रही है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन उसका फैसला करना है, अफगानिस्तान वाले मामला, विद इन पाकिस्तान बलूचिस्तान के मामला, ये सब जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे आती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म उन्हीं के हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके सपोर्टेड कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद के इस वक्त मेंबरान हैं, उनका इस वक्त एक गिला, एक शिकवा और एक ही नारा है कि वोट चोरी किए गए हैं। जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक हमें नहीं मिलेगा हिस्सा, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, एहतजाज भी करेंगे और धरने भी देंगे। वज़ीर आला KP ने भी कह दिया कि हम अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए इस्लामाबाद भी आएंगे। और वज़ीर आज़म जब KP तशरीफ़ लेके गए तो उनसे भी उन्होंने वहाँ मुलाकात नहीं की, और जब वज़ीर आज़म ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की तो वहाँ पे भी वज़ीर आला KP तशरीफ़ नहीं लाए। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहब पीपल्स पार्टी से और राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से। वेलकम कहते हैं मेहमानों को। जी शाहिदा साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, कल 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन होगा। चूँकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं होना तो सबसे पहले आपसे उस हवाले से बात कर लेता हूँ। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, आप एक ख़ातून हैं, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में क्या ख़वातीन को इक्वल मौक़े मैसर हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, खुसूसन सियासत? बहुत शुक्रिया। 8 मार्च के हवाले से बिल्कुल मैं पूरी कौम को, ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और आप ये देखें कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। इसी पाकिस्तान में आपने ये देखा कि 2 मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम उम्मा मोहतरमा बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एज़ाज़ हासिल हुआ। फिर फर्स्ट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फर्स्ट गवर्नर, ये तमाम चीज़ें ख़वातीन आगे आ रही हैं। और अभी आप देखेंगे, ये भी खुशाइंद है कि वज़ीर आला पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी एक खातून जो है चीफ मिनिस्टर हैं। और ख़वातीन को आप देख रहे हैं कि वो अपनी सलाहियतों से, अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ हर मैदान में अपना आप को मनवा रही हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ख्वाह वो कोई भी सियासी या गैर सियासी ठीक है। इदारों में काम करना हो, तो ख़वातीन अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाती हैं। और यही वजह है कि ख़वातीन, जब मोहतरमा को देखा तो हम जैसी ख़वातीन आगे आई, इसी तरह ख़वातीन को देख के मज़ीद ख़वातीन आगे निकल रही हैं। और वो वक़्त दूर नहीं कि ख़वातीन जो है हर मैदान में काम करेंगी। और आप देख रहे हैं कि अभी भी हर मैदान में नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब सियासत की जानिब बढ़ते हैं। ये बताइए कि क्या MKM के साथ मामलात आपके तय हो पाएंगे? क्योंकि अभी तक MKM ने फैसला नहीं किया हतमी तौर पे कि सदारत में वो आपके साथ हैं कि नहीं है, वोट देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त सदारती उम्मीदवार हमारे मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, और वो इस वक़्त सदर पाकिस्तान का दूसरी मर्तबा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि वो मुफ़ाहिमत के बादशाह हैं। रिकंसिलिएशन के हवाले से उन्होंने 2008 से 13 जो तारीख़ी, आप देखें, एक हिस्ट्री बनाई कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन नहीं, कोई सियासी कैदी नहीं हुआ, और तमाम सियासी जमातों को लेकर चले। और उस वक़्त वो यूनानिमसली जो है सदन मुंतखब हुए। इस वक़्त भी उनकी कोशिश है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों से, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज हैं, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं, उनसे तमाम मेंबरान से राब्ता हो रहा है। और MKM की आप जहाँ तक समझती हैं बात कि रही, पीपल्स बिल्कुल। पार्टी मना लेगी MKM को? देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के तो दरवाज़े खुले रहते ठीक हैं है। सियासत में। और सियासत के अंदर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद है, और हम तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर चलेंगे। और यही वजह है कि हमें MKM से भी पूरी उम्मीद है कि आज वो अपना फैसला कर लेंगे। ठीक है, राना साहब ये बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने किसी भी नून लीग की क़यादत, आला क़यादत या रहनुमा से ये बात की थी, मैसेज कन्वे किया था कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं,
हम एमकेएम की हमें ज़रूरत ही क्या है, हम मिलजुल के बस हुकूमत चलाते हैं। क्योंकि ऐसा गिला एमकेएम की जानिब से है कि ऐसी बात हम तक पहुंचाई गई है नून लीग की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नंबर्स तो बिल्कुल पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अकेले जमात बना सकती है, इसमें हुकूमत बना सकती थी और नंबर गेम ऐसी ही है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का विजन जब से वो आए थे इस मुल्क में, उन्होंने यही कहा था कि हमने सारों को साथ लेके चलना है और जिस तरह के मुल्क के वसाइल हैं उसके अंदर ये लाजिम है कि दीगर जमातों को भी इंगेज किया जाए, कंसेंसस बिल्डिंग की जाए और फिर जिस तरह का मैंडेट आया उसके अंदर अगर हम ऐसा करते भी तो मेरे ख्याल से वो पार्लिमानी सियासत के लिए या जो जिस तरह का अभी माहौल है उसके अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन ना होता। अभी भी हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को भी हमें साथ ले जाने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क के मसाइल ही ऐसे। तो ये मुख्तलिफ ख्याल मुख्तलिफ लोगों के होते हैं, लेकिन कंसेंसस इसी में ही था कि आप जो है ये जो सात जमाती इत्तेहाद है उसके साथ आप आगे बढ़ें। राना साहब, कितना बड़ा बोझ, कितना बड़ा बर्डन, एहसास जिम्मेदारी आपको महसूस हो रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ तो है, लेकिन बिलावल साहब ने कहा था कि मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नून लीग के साथ हम अलायंस करेंगे और वोट देंगे वजीर आजम के लिए, और उन्होंने वही किया। उन्होंने वजारत नहीं ली, उन्होंने कहा था शुरू से कि डे वन से हम नहीं लेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब सारी जिम्मेदारी नून लीग पे है, आपके कंधों पे है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी तरीके से सियासी चाल चली, आपके अलायंस में भी आ गए, जिम्मेदारी भी नहीं ली? नहीं, बहरहाल पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे रही है और हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि वो ज्वाइन करे कैबिनेट को। लेकिन ये मुल्क जो है हमारा मुल्क है, अब अगर मुल्क के मसाइल संगीन है और सख्त इक़दाम लेने हैं तो हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लेने हैं। हमने अपनी सियासत को देखते हुए कि सियासत बच जाए और मुल्क जो है वो डूब जाए, ये तो कोई सियासी फैसला भी नहीं है और ना ये मुल्क की मफाद में फैसला है। तो हम समझते हैं कि जो जिम्मेदारी एक सियासी जमात के ऊपर होती है वो हम निभा रहे हैं और मुल्क के मफाद में हमने फैसले करने हैं, खुदा ना खास्ता मुल्क के अगेंस्ट नहीं करना। ठीक है शाहिदा साहिबा, जो कि फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिजर्व सीट्स के हवाले से सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने जो दिया, उस पर आपकी राय क्या है? फिलहाल तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट चली गई और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया आज तक के लिए। सुन्नी इत्तेहाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही है सेम इशू के लिए। आप क्या समझती हैं कि उस पार्टी को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, ख़वातीन की सीट्स, माइनॉरिटीज़ की सीट्स, जो कि अब बाकी पार्टीज़ को मिलेंगी अपेरेंटली? देखिए, आईने पाकिस्तान के तहत तमाम जो उसमें लिखा है उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों को उनके जो सीट्स बनती हैं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आइन और कानून की वायलेशन करता है और उनकी पार्टी का इलेक्शन, आपको पता है कि एक डिस्प्यूट रहा और इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला भी किया, फिर वो कोर्ट्स गए, वहां से ही फैसला हुआ और उन्होंने एक आज़ाद हैसियत से उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और उसके बाद अगर उन्हें पार्टी ज्वाइन करनी होती है तो 3 दिन के अंदर जो है वो कोई पार्टी को ज्वाइन किया जाता है। वो जो जो एज पर लॉ है, कानून है, उसको उन्हें फॉलो करना चाहिए था। अगर इलेक्शन कमीशन और कानून इस तरह के फैसले दे रहा है कानून के मुताबिक, तो मैं समझती हूँ कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और तमाम कानूनी रास्ते खुले हैं, वो अदालतों में गए ठीक हैं। है। अब अब यहाँ पे अदालतों के आपसे अंदर सवाल ये है कि एक जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, उनकी राय ये थी, इख्तलाफी नोट, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 आर्टिकल्स मेंशन किए, उन्होंने कहा उसकी रूह के मुताबिक ये हम दे तो नहीं सकते सुन्नी इत्तेहाद को, चूंकि उन्होंने 26 तारीख को हमें जवाब दे दिया था, लेकिन ये रिजर्व सीट्स किसी और पार्टी को भी नहीं दे सकते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ, आपको हाउस कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है और अगर कोई और पार्टी नहीं आती और इंडिपेंडेंट आते हैं, तो उसके बाद जो है वो दीगर पार्टीज़ को वो सीट्स चली जाती हैं। तो ज़ाहिर है वो हाउस कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रूल्स और कानून को फ़ॉलो करते हुए नोटिफ़िकेशन दिया है और किसी को ऐतराज़ है तो वो कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में जो फैसला होगा, वो सबको तस्लीम करना होगा। तो ठीक है। इसमें तो मैं समझती हूँ हमारी अपनी और आपकी कोई राय नहीं हो सकती। ठीक है राना साहब, ये जो फलाह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आवाम के लिए, चाहे वो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो इमदाद है, अगर आटा है किसी स्कीम का, या फिर फ्लड विक्टिम्स हुए हैं उनको अगर चेक्स देने हैं, पैसा देना है, तो ये बताइएगा कि ये 2 हिस्सों में सवाल करूंगा। पहला हिस्सा ये कि ये किस चीज़ से ख़रीदा जाता है, ये पैसा कौन सा होता है, कहाँ से आता है? कि गवर्नमेंट का के पास जो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है उसी के थ्रू आता है और जो पब्लिक डेफिनेटली टैक्स पे करती है, ऐसा ही है?
हाँ बिल्कुल कि जो हुकूमत के पास जो भी पैसा आता है वो अवाम पे ही अवाम होता से है। ही आता है। जी। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा ये है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है और बेतहाशा क्रिटिसिज्म हो रहा है और मैं भी करूँगा बल्कि इस हवाले से। आप समझते हैं कि जो आटे के थैले हैं उस पे बड़े मियाँ साहब की तस्वीर होनी चाहिए या किसी भी, वो चाहे बानी पीटीआई हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी से किसी लीडर का ताल्लुक है, जब हम आवाम के पैसे से आवाम की इमदाद कर रहे होते हैं, चेक्स देते हैं, सेरेमनीज करते हैं, वो सिर्फ मैं नून लीग पे तनकीद नहीं कर रहा, चाहे कोई भी पार्टी है, माजी में भी ऐसे ही हुआ है, ये फोटो सेशंस खत्म नहीं होने चाहिए? क्या ये तहजीक नहीं है? इफ अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, तो आपको समझ आएगी कि जिस वक्त हम लेने वालों में से होंगे, अल्लाह ना करे, तो हमारे पे क्या बीतेगी। जब फोटो सेशन हो रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, ये खत्म नहीं होना चाहिए अब? नहीं देखें, सबसे पहले तो तनकीद वो हो जो सबके ऊपर हो, जब इस तरह के काम हो रहे हो। ये सभी का मैंने जिक्र पीटीआई किया, के नहीं, ये सब गलत पीटीआई के करते हैं दौर अगर में करते। भी ऐसा होता था, उससे पहले भी ऐसा होता था, केपी के अंदर भी ऐसा होता है। और वैसे भी जब हुकूमत कोई पॉलिसी लॉन्च करती है तो वो हुकूमत अपना उस पर हुकूमत पंजाब भी लिखा हुआ है उस आटे की बोरी के ऊपर। और ये जो पॉलिसी है, ये पीएमएलएन की हुकूमत की पॉलिसी है कि टैक्स पेयर के पैसों को हम अवामी फलाह के लिए या रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें। तो उसमें हुकूमत का ही लोगो लगा हुआ है। और जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की है और हमारा जो सिंबल है वो मियां नवाज शरीफ है। तो ये लोगों को जरूर इस पे एतराज हो सकता है कि भाई वो तस्वीर क्यों लगाई या ये क्यों लगाई। अच्छा, लेकिन मैं ये कंपैरिजन कर लेता हूँ, अभी की बात कर लेते हैं। जो गंडापुर साहब ने जो इमदाद दी है उस पर लिखा होता केपी हुकूमत, तो उस पर कोई तस्वीर किसी की नहीं थी, ना बानी पीटीआई की थी, ना गंडापुर साहब की थी, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप करते हैं? देखिए, ये हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है और मेरे ख्याल से हमारी उन बैग्स में भी हुकूमत पंजाब लिखा हुआ है और सब लोगों को पता है कि ये टैक्स पेयर्स का जो है ये पैसा है जो उन्हीं की आवाम के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन जो पॉलिसी है वो पंजाब हुकूमत की है जिसको मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही है और उन्होंने जो है वो मियाँ साहब की उधर तस्वीर लगाई है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं हो जाता कि ये मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से उनकी जेब से वो जा रहा है, लेकिन ये कि उनकी पॉलिसी ये है कि अवाम को जो है इस तरह कर लीजिए। ठीक है, आप इसको एनकरेज करते हैं? देखिए, मैं इसको ना इंकरेज करता हूँ ना डिस्करेज पॉइंट करता हूँ। टेकन। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। शाहिदा साहिबा, कल हमने इस पे तस्करा किया भुट्टो कत्ल केस के हवाले से, जो सदारती रेफरेंस था जरदारी साहब ने दायर किया था 2011 में, उसका फैसला आ गया, लेकिन कुछ अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या समझती हैं इस फैसले को, आप कैसे देख रही हैं? बल्कि फैसला तो नहीं है, माजरत, ये राय आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो आप ये समझती हैं कि सिर्फ राय काफ़ी है या फिर जो जो अफराद इसमें मुलव्वस रहे हैं उनका ट्रायल होना चाहिए सिंबॉलिकली, उनको सजाएं मिलनी चाहिए सिंबॉलिकली? क्योंकि ऐसे तो कोई भी शख्स कह सकता है मैंने जुर्म किया, ठीक है, और उसके बारे में अगर कोई अदालत कहती है कि ये तो बेकसूर था, उसके बाद बस माफ़ी मांगनी, बात ख़त्म। ऐसा तो नहीं होता। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ओपिनियन अपना दिया है, जो सदारती रेफरेंस था। और ये भी मैं समझती हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक अरसे के बाद जब वो सदारत के मनसब पर फाइज हुए तो उन्होंने ये रेफरेंस भेजा और 12 साल के बाद उस रेफरेंस को सुना गया। हालांकि 44 साल हो गया इस सानहे को और हम सब यही कहते रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। लेकिन ये जो उनका ओपिनियन आया है या उनकी जो राय आई है, उसके मुताबिक उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि जी, उन्हें हमने फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया, ह्यूमन राइट्स के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। तो ये सारी चीजें एडमिट तो कर ली है। वो कहते हैं ना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो वो हो तो गया है। और हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन वो जिंदा हैं और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जब तक है और दुनिया है, हमेशा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम रहेगा, क्योंकि वो एक ठीक है, लेकिन बेगुनाह आप शख्स समझती हैं को। कि ये राय जो है यही काफ़ी है या फिर सिंबॉलिकली ट्रायल्स होने चाहिए जो लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि एक शख्स की जान गई है? बिल्कुल, और एक बहुत बड़े लीडर की, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पे लेके जा रहे थे, जिन्होंने न्यूक्लियर प्लांट दिया, जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, जिन्होंने इस मुल्क को पार्लियामान दी, जिन्होंने इस मुल्क को इदारे दिए। और फिर ठीक उस है। शख्स का जो एक विजन था, उतना अजीम लीडर बार बार नहीं पैदा होते। लेकिन ये एडमिट कर लेना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदलिया के ऊपर एक ब्लैक डॉट था, मैं इसी वो तरफ उसको आ रहा था, क्लीन मैं करने राना की साहब से सेम कोशिश सवाल की है। करना चाह रहा था। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। राना साहब, ये जो काला धब्बा अदलिया पे लगा,
इसकी वजह से, इस फैसले की वजह से जो माजी में किया गया, आप समझते हैं कि इस राय के बाद ये धुल जाएगा या मजीद शुकूक शुबात देखिए पैदा होंगे कि हमारे जजेस में ये पोटेंशियल है कि वो अंडर प्रेशर फैसले करते हैं और उनको करने पड़ते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी की रैंकिंग बॉटम 10 के अंदर है दुनिया के अंदर, जो जुडिशल परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान में जुडिशरी बड़ी मुतनाज़ा रही और इसका एक ही रास्ता है कि जुडिशल रिफॉर्म्स की जाए और उसके ऊपर जितनी भी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं, मिल के काम करें। पाकिस्तान की जुडिशरी में बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो मैं एग्री करूंगा। जहां ये कदम लिए जा रहे हैं कि जुडिशरी की साख को बेहतर करें इस फैसले से, वहाँ अभी बड़ा काम बाकी। ठीक है शाहिदा साहिबा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत पे जो है वो ये होगी कि हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर करनी है। हमारी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी मिल के इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकती हैं? ये जब से पाकिस्तान बना है तब से मसला चल रहा है, आज तक कोई हुकूमत इसको ख़त्म नहीं कर पाई। देखिए, चेयरमैन साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, जो धांधली धांधली का शोर हो रहा है, और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज पे। 18 में भी थे, 13 में थे, मुस्तकिल ऐसा होता है। तो हमने, और दूसरा हम माशी हवाले से, और थर्ड ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों का सामना है, इस पे हमें मिलकर चलना है, और उन्होंने हुकूमत के साथ भरपूर तौर पे इसके ताउन का भी यकीन दिलाया है। और उन्होंने वो अपनी जो उनके पास सजेशंस थी वो भी दी कि हम किस तरह 18th अमेंडमेंट को फॉलो करें, तो हम एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज को खत्म कर सकते हैं, सोलर सिस्टम को लाकर ज्यादा से ज्यादा हम मुल्क में दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है उस पर पाया जा सकता है। इसी तरह आपने जो स्मगलिंग का कहा, देखिए सरहदों पे हमारे मुहाफिज हैं, और उसके होते हुए अगर ये हो रही, तो अभी आपने देखा था कि लास्ट केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जब क्रैक डाउन किया तो बहुत हद तक कंट्रोल किया। तो गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन ले तो इंशाल्लाह ताला इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि स्मगलिंग से हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है, ठीक जिसकी है, वजह से आप देख लें कि पाकिस्तान को माशी बहरानों का सामना है। ठीक है। राना साहब बताइएगा कि बैरून ममालिक से तालीम याफ्ता और तजर्बाकार लोगों को पंजाब काबीना का हिस्सा बनाया, ये बयान आया। तो पंजाब में थोड़ा सा बताएंगे कि अगर आपके पास प्रोफाइल है, कौन लोग हैं, कौन अफराद हैं जो कि बाहर से पढ़े हुए हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, और उनका एक्सपीरियंस क्या है जो बेहतर होंगे पंजाब के लिए? देखिए, राना सिकंदर हयात जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है और इसी तरह जो शोएब भरत साहब हैं वो भी फॉरेन क्वालिफाइड हैं। बिलाल अख्तर साहब हैं जिन्होंने जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। यंगस्टर्स हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भाग दौड़ करेंगे, अपनी रेपुटेशन को कायम करने के लिए मेहनत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक चेंज है जो पाकिस्तान में जो एक पहले के सीनियर पॉलिटिशियंस का एक तसलसल था और नौजवानों को मौका नहीं मिलता था लीडिंग रोल्स के ऊपर, तो बड़ा चेंज है। आप देखेंगे 60-70% जो काबीना है वो मेरे पढ़े ख्याल से लिखे लोग अंडर हैं। 50 होगी। ठीक है। जी, अच्छा राना साहब, हमारे बल्कि जो नहीं, पढ़े लिखे तो 100% है, लेकिन फॉरेन क्वालिफाइड, यंगस्टर्स नहीं यूथ भी। जी ठीक है। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी में जो हमारे रिवायती सियासतदान थे, अपेरेंटली मेरी राय गलत भी हो सकती है, उनकी इश्यूज़ पे सिवाय जो कि जिनके पास वजारत होती थी, उनके अलावा बाकी सियासतदानों के पास इश्यूज़ पे ख़ास कोई ग्रिप नहीं होती थी। अगर आप उनसे कोई नेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे कोई स्पेसिफिक सवाल कर लें तो उनको उसका पता नहीं होता था। अब आप समझते हैं कि वक्त आ चुका है कि 21वीं सदी के दौर में और 2024 में जितने भी मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, उनको अब इश्यूज़ पे डीपली बैठ के स्टडी करना पड़ेगा, मामलात समझने पड़ेंगे, ताकि जब वो बिल पास करने के लिए उनके सामने आते हैं तो वो फिर हम ही तब भरें जब उनको चीज़ समझ आए, उसके प्लस माइनस पता हो और वो उसमें ऐड ऑन कर सकें। पहली बात तो ये मैं नहीं समझता कि जो आपने पिक्चर पेंट की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। असेंबली में लोग डिस्कशन भी होती है, डिबेट्स भी होती है, और जो कमेटीज बनी होती है उसमें बड़ी डीप स्टडीज होती है, उसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ब्यूरोक्रेट से राय ली जाती है, फिर बिल फॉर्मुलेशन की तरफ कहाँ मामला जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ये जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियन की कि वो हर सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप रखें, जो उनके जो
में कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते रहे आवाम को जिस पर फीडबैक उनकी जिंदगियों में आता है, तो ये मुतालिया करना। लेकिन देखिए आखिर पार्लियामेंट आते तो वोट लेके लिए और आवाम ही उनको मुंतखब करती है और वो उस प्रोसेस से गुजरते। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि ये तो अब हर एक पे अपना अपना इंडिविजुअल एफर्ट है कि वो कितना डीपली जो है वो सब्जेक्ट स्टडी स्टडी करते हैं। करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। ठीक है जी, लास्ट सवाल शाहिदा साहिबा आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा राना साहब की जानिब भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें जी शर्म वाली बात है कि पाकिस्तान की दर्जाबंदी में हम तो कह रहे हैं बेहतरी आई है, लेकिन आप ये देखें 140वें से 133वें नंबर पे आए हैं। दुनिया में 133वें नंबर पे हमारा शुमार हो रहा है करप्शन में। कितना बड़ा मसला है, कब ये ख़त्म होगा? और आप लोगों ने करना है, जो आपके पार्टी के मेम्बरान हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो सदर हैं, आपके जो वज़ीर आज़म हैं, आपके जो वज़राए आला हैं, सियासतदानों ने ही ख़त्म करना है। कब ख़त्म करेंगे करप्शन को, कैसे करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश होती है कि करप्शन को खत्म किया जाए। उसके लिए आप देखते हैं कि उसमें वर्कशॉप भी होती हैं, हैंड बिल्स वगैरह सब लगे होते हैं। आप नो टू करप्शन। कता लेकिन कलामी असल चीज माजरत ये है, माजरत, लेकिन मसला एक ये है ना, मिनट एक मिनट, वर्कशॉप्स लेकिन भी होती असल हैं। चीज ये है कि हमें अपना अपना हर शख्स को एहतिसाब करना होगा। हर शख्स यहाँ पे शॉर्टकट में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। मैं समझती हूँ कि हम एक आम आदमी से लेके एक अपर क्लास से लेके हाई क्लास से नीचे लो लेवल तक हर एक को अपना एहतिसाब करना होगा। हमें पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी के साथ पैट्रियाटिज्म को पैदा करना होगा, पैट्रियाटिक पाकिस्तानी बनना होगा। तो जब जाके हम करप्शन खत्म करेंगे। अगर हर शख्स ये समझेगा। और अच्छा, यहाँ आपने पे ऐड करना चाहूँगा, नून लीग कहती है कि नैब को ख़त्म करेंगे, आप इस हक में? जी बिल्कुल, नैब हमेशा माजी में देखें, नैब को जिस मकासद के लिए बनाया गया था वो उस मकसद को खो चुका है। ठीक है, पॉइंट उसमें टेकन। उसके जरिए वक्त हमेशा कम रह गया पॉलिटिकल जी। विक्टिमाइजेशन हुई है। ठीक है राना साहब, नैब ख़त्म होनी चाहिए, उसके फ़वायद क्या होंगे? दूसरा करप्शन का जो मैंने जिक्र किया, क्या सबसे पहले हुकूमत को सरकारी इदारों में से करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, फिर आम आवाम की तरफ ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जाएगा? देखिए हम तो ये 117 पे आ गई थी और उसके 133वें पे? 117 पे थी जब 2013 से 18 का दौर था, तो हम 117 पे इसको ले आए थे और वो अच्छा अच्छा, आप पाकिस्तान की ठीक है। कम तरीन करप्शन की सतह थी। और उसके अंदर ऐसे नहीं आई थी, उसके अंदर हम जो लैंड रिफॉर्म्स पंजाब में लेके आए थे, कि पटवारी निजाम को हमने खत्म किया और डिजिटल इसी तरह ई स्टाम्प पेपर्स थे, जिससे बहुत बहुत सारे करप्शन जो प्रॉपर्टी सेक्टर में था वो उसमें रुकावट आई। फिर हमने जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट थी उसको ई प्रोक्योरमेंट में लेके गए, तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आई। हमने 750 जो थाने थे उनको डिजिटलाइज किया, ऑनलाइन FIR से निजाम उठाने कराया, क्योंकि वो सब काविशें थी जिससे हम 117 पे जो कम तरीन सतह थी पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की। अभी भी हमारा एजेंडा जो है वो ई गवर्नेंस का है, और जब आप चीजों को कंप्यूटराइज और डिजिटलाइजेशन पे लेके जाएंगे तो करप्शन जो है वो कम होगी। ठीक है, 4 साल वक्त कम रह गया, पॉइंट टेकन। PTI के दौर में जो 7 किलो 5 किलो का नारा लगाते थे, तो उससे करप्ट ही नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन। दूसरा ये बताएं कि क्या नैब को ख़त्म करना बेहतर है या फिर उस पर तरामीम कर लें ऑर्डिनेंस में? देखिए नैब तो आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल लें, देखिए उसने क्या रिकवर किया है। जब से वो बनी है, जब एक डिक्टेटर ने उसको बनाया था, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एक ही इस्तेमाल है और वो सियासतदानों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता है। तो ठीक है इसके जी। ऊपर मेरे ख्याल से हम तो बहुत सारे हमारी लीडरशिप पार्टी से चाहती है कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस पे कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि सबको अकाउंटेबिलिटी का जो निजाम है, अकाउंटेबिलिटी तो लाजिम है, तो वो जो नया निजाम अकाउंटेबिलिटी का हो, एक इंडिपेंडेंट इदारा अकाउंटेबिलिटी करे, वो ना सिर्फ हुकूमत को कबूल हो बल्कि ऑपोजिशन को भी कबूल हो। पॉइंट टेकन। तो तभी अच्छा, वो मानी फेस पॉइंट टेकन। मैंने आखिरी सवाल किया था, लेकिन अब मेरे जहन में एक और सवाल आगे जाते जाते वो भी कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या नून लीग की अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ कि किसी भी स्टेज पे 1-2 साल के बाद वजारतें दे देंगे आप पीपल्स पार्टी को, वो लेने के लिए तैयार होंगे? हमको आज भी उनको लेने के लिए तैयार है वजारत पे। ठीक है और शाहिदा हम तो साहिबा समझते जी, हैं कि उनको नून लीग वजारतें देने के लिए तैयार है, आप लोग लेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम वजारतें नहीं लेंगे। नून लीग को चूंकि मैंडेट दिया है, नून लीग मेजॉरिटी के किसी भी साथ सूरत नहीं असेंबली में लेंगे, है, इस पे उनका पीपल्स पार्टी हक बहुत है। क्लियर है।
बिल्कुल, हमने ठीक अपना है। क्लियर मौक़िफ़ दे दिए। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जफ़र मोतीवाला साहब, एहसन मेहनती और डॉक्टर खाकान नजीब साहब। इनसे बात करेंगे मुल्क की इकनॉमिकल सिचुएशन के बारे में। चूँकि FBR ने मार्च तक, ये जो मार्च का महीना आने वाला है, 890 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हासिल करना है। अगर हासिल ना किया तो फिर IMF सख्त किस्म की शराइत या फिर मशवरे दे सकता है और उससे मजीद बोझ आवाम के कंधों पर पड़ेगा। हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया एहसन मेहनती साहब ने और डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। जी वेलकम कहते हैं आपको मेहमानों को। डॉक्टर खाकान साहब, IMF से जो 8 अरब डॉलर्स का नया कर्ज प्रोग्राम हमने लेना है, आप क्या समझते हैं कि क्या मजीद कड़ी शराइत होंगी IMF की तरफ से, हमारे लिए मजीद मुश्किल होगा सर्वाइव करना आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह समझिए कि ये कितना सोबरिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि 76 साल हिस्ट्री में 24th टाइम हम IMF के पास जा रहे हैं। IMF को स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, सिर्फ क्राइसिस मोड में। पाकिस्तान तो एक परपेचुअली IMF मोड में ही रह रहा है। पहले तो इस चीज को सोचें। अब आप इस चीज को सोचेंगे तो आपको कुछ अंदर अपने देखना पड़ेगा कि आप में क्या खराबियां हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका तदारुक किस तरह करना है। फिर आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा और फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंडली IMF के पास चले जाएंगे तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि एक स्ट्रेट जैकेट में वो आपके सामने बहुत सी ऐसी चीजें रख देंगे जो कि इन द शॉर्ट रन आपको रिसेसिटेट कर देंगी, यानी कि एक बेल आउट, रेस्क्यू, रिसेसिटेट का आपके साथ प्रोग्राम चला लेंगे। इसीलिए मैं बारहा आजकल कह रहा हूँ कि अथॉरिटीज को चाहिए कि वो अपने होम ग्रोन प्लान को सामने रखें ताकि इससे मार्केट्स को भी तकवीत मिले और IMF के पास भी जाने में आसानी हो। वरना इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कीमतों का बढ़ना और पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको फ्रीली ऑपरेट करने देने से आगे भी सोचना पड़ेगा। मसला ये है कि IMF एक डॉक्टर है ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारे के चैलेंज में आने वाले मुल्कों को एक फराहम करता है टेम्परेरी रेस्पाइट। पाकिस्तान के मसाइल फंडामेंटल इन नेचर हैं। अब ये कोई समझ नहीं रहा और सब अब भी समझते हैं कि IMF के पास चले जाएंगे तो शायद हालात ठीक होंगे। यकीन कीजिए ऐसा नहीं है। आप चले अच्छा, जाएं IMF के पास, 3 साल बाद मुझे दोबारा ले यानी कि लीजिएगा। आप भी कह रहे हैं अगर कि जब हुकूमत ये ऐलान करती है, कि अनाउंस करती है कि जी हमने एक और प्रोग्राम हासिल कर लिया है, शराइत जो हैं वो भी मान ली हैं, तो बड़ी खुशी से बताती हैं हुकूमतें, तो वो कोई खुशी वाली बात नहीं होती। एब्सोल्युटली नहीं होती, बिकॉज इसका मतलब है कि मैं 24वीं दफा आपकी जो मईशत है उसको ICU के डॉक्टर के पास ले गया हूँ। इसका मतलब है ना आपने अपना वजन कम किया, ना आपने एक्सरसाइज शुरू की, ना ही आपने अपनी डाइट को ठीक किया। सो ये तीन चीजें ही लेने। वजन कम करने से मतलब है कि आपने अपने खर्चे नहीं कम किए और इसलिए आपका खसारा बहुत है। आपने एक्सरसाइज नहीं की, एक्सरसाइज करते तो दौड़ते तो दुनिया से compete करने के काबिल होते, कुछ एक्सपोर्ट करते। क्या 27-28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है? ये एज अ परसेंटेज ऑफ GDP मतलब ना होने के बराबर है। ठीक है। 9% है, इंडिया 22%। सो यू हैव सीरियस इश्यूज। ठीक है एहसन साहब, ये जो 8 अरब डॉलर्स हैं, आप समझते हैं कि मजीद कड़ी शराइत रखेगा IMF? जैसे कि पिछले दिनों IMF की तरफ से मशवरा कह लें, सजेशन कह लें या रिकमेंडेशन कह लें कि 18% GST लगाएं पेट्रोलियम मसनूआत पे, स्टेशनरी पे, अद्वियात पे, तो क्या पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि हम लोग उनसे इस पे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं? एहसन साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो हमारे जो हालात, इस वक्त जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आई थिंक कि इसको अगर रिजॉल्व करना है तो हमें जो है वो जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इकोनॉमिक जैसा कि अनसर्टेनिटी आउट ऑफ द बॉक्स, जैसा कि बिल्कुल जी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इसको हमें ख़त्म करने के लिए जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेंगी जिससे हमें कुछ बेहतर टर्म्स मिल सकें। जिस तरह से हम डील कर रहे हैं US इकोनॉमी के साथ, जिस तरह से हम डील कर रहे हैं हमारे जो टर्म्स हैं EU के साथ, ये सारे टर्म्स को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट को बढ़ाने की टर्म्स, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे बिल्डअप हो सके, हमारी जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सके, रेमिटेंसेस बढ़ सके। तो आई थिंक ये सारी चीजें लेकिन जो आप नहीं है समझते एक्सपोर्ट तो तब बढ़ेगी ना जब हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको बिजली मिलेगी, उसको गैस मिलेगी, हम कंपटीशन में सरवाइव कर सकें अपनी माशरे में, अपने मुल्क में रहते हुए, तब एक्सपोर्ट करेंगे, तब रेवेन्यू आएगा। अभी तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ इंडस्ट्री का। देखिए, यू आर राइट कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसका जो सोल्यूशन है वो यही है।
कि जो है वो हम इन टर्म्स को, जिस तरह से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो है अब रेफर किया है डायरेक्टली आईएमएफ को, कि ये जो रेट्स हैं, जो पावर टैरिफ है, इसको सॉल्व किया जा सके, इसी लेवल पर एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बिल्ड करने की जो दीगर जो तरीके हैं उसको फोकस, यानी कि SIFC से हम कोई $3 बिलियन जो है UAE से भी, कतर से, सऊदी अरेबिया से, आई थिंक कि उस एंगल को ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि हम इस वक्त पावर टैरिफ को बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स पर जो है वो जो है वो इम्पैक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने पड़ेंगे हमें। ऐसी जो हमारी बिजनेस के जो कम्युनिटी है उसको रीच करना पड़ेगा डायरेक्टली IMF की तरफ के, ऐसी नहीं टर्म्स लेकर आ जाएं, नई कंडीशन जो $6 बिलियन के हम अब निकले हैं नए प्रोग्राम में। तो आई थिंक ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो कि बिजनेस कॉन्ड्यूसिव हों। उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी डायरेक्टली जो है वो IMF के साथ रेफर करे, क्योंकि जाहिर है हम नहीं समझते कि हमारी जो मिनिस्ट्रियल फॉर्म या फाइनेंस मिनिस्ट्री सिचुएशन के अंदर है कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके IMF से जो कंसर्न्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के। पॉइंट टेकन। खाकान साहब, 29 अरब रुपए की सब्सिडी जो हुकूमत दे रही है वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी अपेरेंटली। अगर ये $8 अरब का जो नया कर्जा हम लेते हैं, इस प्रोग्राम में जाते हैं, फिर 100 अरब रुपए की जो क्रॉस सब्सिडी है, आप क्या समझते हैं कि जो सब्सिडीज़ का जो ट्रेंड है और निज़ाम है इंडस्ट्री को देना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो तो कारोबार कर रहे हैं ना। सब्सिडी किस खाते में हुकूमत से लेते हैं? सब्सिडी अगर मिले तो गरीब हारी को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, मेहनत कश को मिले। तो जितनी इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं, चाहे वो हम टैरिफ एनर्जी के में दे रहे हों, चाहे वो हम किसी तरह से गैस के टैरिफ में दे रहे हों, ये कॉस्ट ऑफ फुल रिकवरी पे ले जाना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और जितनी भी सब्सिडीज हैं उनको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि एक अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसमें 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं वहां तक। और फिर किसानों को अगर आप कोई पैसे देना चाहते हैं, अगेन डायरेक्टली उनको पैसे देना चाहते हैं, मैकेनाइजेशन के लिए दें, उनकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेहतर करें। आपके किसानों तक पैसे डायरेक्टली नहीं पहुंचते, उनको पैसे पहुंचाएं। पर जो एनर्जी सेक्टर है, अगर इसकी सर्जरी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को बिठा देगा नहीं। इसने बिठा दिया है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, इसने हमारे एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दी है, और डोमेस्टिकली लोगों के जो जहन है उनको मारूफ कर दिया है। तो उनकी सेविंग्स खत्म कर अच्छा दी खाकान हैं। साहब, और आपने जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, वो डॉक्टर अपना एहसन साहब भी कह रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मुझे इकॉनमी पे इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, मैं एक अन्ना सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस हम लोगों को दे चुके हैं, वही पैसा सर्टन इंडस्ट्री में लगाया जाए और जो मुस्तहिकीन हैं उनको शेयर होल्डर बनाया जाए, और इंडस्ट्री भी लगेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और उसकी जो इनकम है वो डिजर्विंग लोगों को मिलेगी, बजाय इसके कि जी ये तो इतने वल्नरेबल लोग हैं कि आपको इनको सपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज ये सताए गुर्बत से भी बहुत नीचे जी रहे हैं। इनके लिए तो 2 वक्त की रोटी को सप्लीमेंट कर रहे हैं आप, या कोई स्कूल जाने के बच्चे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये पैसा तो फर्क है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो आपको इस तरह का निज़ाम वज़ा करना चाहिए, पाकिस्तान के रेगुलेशंस को आसान करना चाहिए, पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि पैसा स्मॉल एंड मीडियम तक वैसे पहुंचाना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। 52 लाख छोटे कारोबार हैं पाकिस्तान में, उन तक पैसा पहुंचाना चाहिए। पैसे से मतलब है उनको फाइनेंशियल फॉर्मल सेक्टर में लाना चाहिए, ताकि और वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो कर्जा आसानी से दे छोटे कारोबारी अफराद को, ना कि उनको जिनके ऑलरेडी बिलियंस के एसेट्स हैं। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त ये जो 52 लाख छोटे कारोबार हैं, इनमें से 1.5 लाख के लगभग ऐसे हैं, 167,000 टू बी प्रिसाइज, जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। यानी कि ये 7% है टोटल फाइनेंस का। ये कुछ भी नहीं है। ये बात आपकी हद बिल्कुल मौजू है, और इन तक आपको जाना चाहिए। पाकिस्तान काम होने वाला है, जब ये काम करेंगे तो ये हालात बेहतर होना शुरू होंगे। ठीक है एहसन साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया था टैक्स चोरी के हवाले से, और उन्होंने कहा था 2 जनवरी 2024 में ये बयान दिया। उन्होंने कहा था कि 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। 10,000 अरब टैक्स चोरी क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही? हम क्या एलिजिबल नहीं है? हमारे इदारे, हमारे पास ऐसे कोई ब्रेन्स नहीं है जो कि टैक्स चोरी को रोक सकें, कम कर सकें? एक तो ये कोई एस्टिमेट जो है, कोई ऑफिशियल एस्टिमेट तो जाहिर है इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये 10 अरब ही वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने बयान दिया था। तो
अब अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये तो इसके एस्टिमेटेड ही नंबर्स हैं, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि देखें, दीगर भी तरीके हैं टैक्सेशन इकट्ठा करने के। फॉर एग्जांपल आप जो अच्छा सर, डिफरेंस है, एक तो है टैक्स नेट बढ़ाना, टैक्स को बढ़ाना, एक है टैक्स चोरी। टैक्स चोरी कैसे रोकी जाए? देखिए, टैक्स चोरी तो जाहिर है ये तो आपको जो है ऐसी कोई पॉलिसीज लानी पड़ेंगी इन्फोर्समेंट की। और आईएमएफ की भी जो अगर आप देखें अखबार के अंदर, पर्टिकुलरली जो है आईएमएफ की इंडिकेशन है कि जो ऐसी पॉलिसीज, ऐसी कमिटीज बनाई जा सके जो रिकवरी पर जो है वो फोकस करें। तो ऑन गोइंग जो है वो ये मामला रहेगा आईएमएफ की तरफ भी, और वैसे भी जनरली के जो ये रिकवरी के जो मामलात हैं, इसको हम जो है इस पे काम करें। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास दूसरी सोर्सेज भी हैं इनकम को जो है एक्यूमुलेट करने की, जिसमें मजीद टैक्सेशन जो है लगाया जा सकता है उन इंडस्ट्रीज के अंदर। स्पेशली आप देखें तो बैंकिंग डिपॉजिट जो है उस पर गवर्नमेंट जो है तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीज जो है उसका रिटर्न देती है। उस टैक्सेशन को भी बढ़ाकर जो है ये रिकवरी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको भी जो है वो फोकस किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो है वो जो डिपॉजिटर्स जो कि इस वक्त टैक्स एम्बिट के अंदर नहीं है, उनको भी लाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि इस एम्बिग्यूटी, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स चोरी, अगर वो नहीं पकड़ी जा रही तो उस एंगल को भी जो है देखा जा सकता है कि नेट टैक्स। ठीक है जी, खाकान साहब आप क्या समझते हैं, टैक्स चोरी कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे कम होगी, और ये कितना जरूरी है? अगर हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने टैक्स चोरी ना रोकी तो फ्यूचर क्या फिर? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी, इसका मतलब है कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ हमारी जो पूरी इकोनॉमी का हुजम है, वो सिर्फ इस वक्त 9% है एफपीआर का। ये पिछले कई सालों से यहीं पे खड़ा है और बड़ा स्टैटिक सा है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें अंडर टैक्सेशन है, और ये हमारी स्टडीज हमें बताती हैं, ये तहकीक बताती है कि कहाँ कहाँ टैक्स के गैप्स हैं, यानी कि जो टैक्स लगा हुआ है उसकी कलेक्शन लो है। ये सेल्स टैक्स के मोड में भी है, सर्विसेज सेक्टर में भी है, ये पाकिस्तान के इनकम टैक्स में भी है। और फिर कुछ एरियाज हैं जिनको हमने टैक्स किया ही नहीं हुआ, यानी कि हमने उनके टैक्सेशन का इजरा प्रॉपर किया नहीं हुआ, जिसमें रिटेल है, होलसेल है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। सो ये सारा काम पाकिस्तान में होने वाला है। अगर नहीं करेंगे तो 2400 अरब के टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस भी आपने दिए हुए हैं, तो फिर आप मांगते रहेंगे लोगों से। डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज द ओनली वे जिससे पाकिस्तान जो है अपने खसारे को कम करके अपने बहुत से मसाइल जो है उनको हल कर सकता है। मेरे ख्याल एक सीरियस एफर्ट इस ज़मन में निहायत ज़रूरी है। ठीक है खाकान साहब, ये जो 890 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना है पाकिस्तानी हुकूमत ने, डू यू थिंक ये पॉसिबल है, कर पाएगी हुकूमत? 890 का तो सिर्फ इस माह का हदफ है जो हमने हासिल करना है, फौरी मार्च तौर के पे, माह का। फौरी तौर पे जी फौरी तौर पे। आई थिंक कि अब जैसे जैसे जनवरी और फरवरी के अगर आप एस्टिमेट्स देखेंगे तो जनवरी में 9 अरब और फिर फरवरी में 33 अरब का शॉर्टफॉल आया। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं और टारगेट्स बड़े होते चले जा रहे हैं, इट इज़ टफ टू गेट देयर। और ये आप ये भी याद रखिए कि रमजान का इजरा हो जाता है तो चीज़ें वैसे भी स्लो हो जाती हैं। सो लेट्स होप कि दे गेट नियर इट, बट इट इज़ ऑफ कोर्स एन अपहिल टास्क। ठीक है, लास्ट सवाल, आखिरी क्वेश्चन, पीकेआर अगेंस्ट यूएसडी, यूएस डॉलर क्या स्ट्रेंथन होगा, मजीद गिरेगा? आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा, फंड्स आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में डिले होता है या वीक प्रोग्राम आता है, या अगर वो हमें इसको रीवैल्यूएट करने को कहते हैं, जैसे इजिप्शियन डॉलर आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से पहले 50% कल और आज में डीवैल्यू हुआ है। सो लेट्स होप, पर इन दी एंड याद रखिए कि आप चाहते हैं कि रुपया जो है स्ट्रांग हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, उसका कोई आईएमएफ कोई और तरीका नहीं है। और तरीका ये है कि अपने मुल्क की पैदावार बेहतर करें, दुनिया को बत्ती बेचें, दुनिया को गाड़ी बेचें, दुनिया को चप्पल बेचें, दुनिया को माइक्रोचिप बेचें, जो सर बेच सकते किधर हैं बेचे बेचें। गाड़ी? इधर हमारे मुल्क में साइकिल नहीं बन रही, ट्राई साइकिल जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है, चाइना से आ रही है, सुई तक इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे। एहसन साहब आप जी फरमाइए। इसीलिए डिमांड आपकी ज्यादा है ना डॉलर की, तो रुपया कमजोर रहता है। पॉइंट जिस दिन ये रविश तब्दील करेंगे। ठीक है, एक मिनट रह गया। एहसन साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीकेआर अगेंस्ट यूएसडी, मौक़िफ़ तो आ गया डॉक्टर साहब का, वो कहते हैं कि जब आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो स्टेबल हो जाएगा एटलीस्ट। आने वाले वक्त में अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है? अपेरेंटली महंगाई में कमी आप देख रहे हैं, या अगला 1-1.5 साल बहुत सख्त है, कठिन है?
देखें इस वक्त काफी ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को दरकार हैं और जिसके अंदर रुपी को हम देख रहे हैं कि बतर्जीह जो है वो अगेंस्ट डॉलर जो है वीक हो रहा है। ये 3-4 दिन से तो हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे थे कि ये होते आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आईएमएफ की कंडीशन ये भी है कि इंपोर्ट्स को हम 50% जो है उसमें इजाफा करें। आई थिंक कि ये सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है नहीं, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये काफी क्रिटिकल रहेगा। ठीक है, रुपी बहुत की जो शुक्रिया, पॉलिसी। बहुत शुक्रिया एस एम मेहनती साहब, डॉक्टर खाका नजीब साहब ने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।